Hello everyone, hope you all are doing well. So today firstly I will start with the question that I gave in previous video and then I'll continue with a new topic, recursion. Recursion थोड़ा tough लगता है सबको but I will try to cover it in a easy way. And yes, if you like the content, do share and subscribe the channel. Thank you. पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था तो पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज़ n है, तो इसका साइज़ कितना 3, और इस एरे में एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकते हैं 1 से n+1 तक, मतलब 1 से 4 तक। और हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मिसिंग है। तो 1 से 4 तक में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मिसिंग है, दैट इज़ 2 यहाँ पे मिसिंग है, तो हमारा आउटपुट हो गया 2। सो ये काफ़ी सिंपल है। हम लोग XOR बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रिज़ल्ट वेरिएबल लेंगे जिसको 0 डिक्लेयर करेंगे, फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे i से लेस देन n तक, और जो भी हमारे एरे एलिमेंट्स होंगे उसको रेस्ट में XOR करके रख लेंगे। और फिर हम लोग एक और लूप चलाएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें हो सकते हैं, ठीक है, उस एरे में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो 1 से लेके n+1 तक हो सकते हैं, तो वहाँ तक लूप चलाएंगे और रिज़ल्ट वेरिएबल में जो भी है उसको XOR करवाएंगे। तो जो भी एलिमेंट 2 बार आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या इसमें, वही एलिमेंट जो मिसिंग था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं हमारे पास एक एरे है, यही वाला जो एग्ज़ाम्पल है उसे ही ट्राई रन कर लेते हैं 1 4 3, तो इसमें की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रिज़ल्ट वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें XOR करा रहे हैं सारे एरे एलिमेंट्स का। तो रिज़ल्ट में आफ्टर ये लूप जब ख़त्म हो जाएगा तो रिज़ल्ट में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा 1 XOR 4 XOR 3। क्लियर। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जो मिसिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 से लेके n+1 तक लूप चलाएंगे और जो 2 बार अकर करेगा वो तो 0 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, x XOR x = 0 से, और जो भी बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब जब ये j वाला चलेगा, ये दूसरा लूप चलेगा, तो क्या होगा, पहली बार में 1 XOR 4 XOR 3 XOR 1, तो ये 1 XOR 1 0 हो जाएगा, तो बचा बस 4 XOR 3। अब j का, इस टाइम j का वैल्यू 1, अब जब j की वैल्यू 2 तो रेस = 2 XOR 4 XOR 3, ऐसे ही रह गया। j = 3, रेस = 2 XOR 4 XOR 3 XOR 3, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2 XOR 4, और जब j की वैल्यू 4 तो रेस = 2 XOR 4 XOR 4, दैट इज़ 2। तो हमारा आउटपुट जो है वो 2 होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ अ न्यू टॉपिक, रिकर्शन। रिकर्शन में क्या है, जब हम किसी फंक्शन को उसके ही फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं तो हम लोग रिकर्शन कहते हैं, या फिर किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे fun1 है, ये एक फ़ंक्शन है और इस फंक्शन को हम लोग एक फ़ंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहे हैं। लाइक इस फंक्शन के अंदर ये वही फंक्शन है, इसको हम लोग फिर से कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक और एग्जांपल है कि fun1 है, fun1 के अंदर हम लोग fun2 को कॉल कर रहे हैं, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और fun2 यहाँ बना हुआ है और fun2 के अंदर fun1 को कॉल कर रहे हैं। तो सिंपली इसका मतलब यही हुआ कि जब हम लोग किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं तो रिकर्शन कहते हैं। अब ये 2 टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, जैसे fun1 एक अलग फंक्शन है और fun2 एक अलग फंक्शन है, और हम लोग fun2 जो अलग फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं fun1 के अंदर, ठीक है। ये सेम नहीं है। अगर ये सेम होता, मतलब fun1 के अंदर fun1 को ही कॉल करते जैसे यहाँ कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट फंक्शन कहलाता, अदरवाइज़ वो इनडायरेक्ट फंक्शन कहलाता है।
सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्लास टेस्ट स्टैटिक वॉइड fun1, मतलब कि हम लोग एक fun1 का नाम का एक फंक्शन बनाए हैं, उसमें हम लोग क्या प्रिंट करा रहे हैं, कोड, और फिर से हम लोग फंक्शन1 को कॉल करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हमारा एक मेन फंक्शन है जो फंक्शन1 को कॉल कर रहा है। तो सबसे पहले क्या चलता है, हमारा मेन फंक्शन चलता है। तो मेन फंक्शन जब चला तो fun1 कॉल हुआ, ठीक है। फंक्शन1 जब कॉल हुआ तो क्या हमारा प्रिंट होगा, सबसे पहले आउटपुट में कोड। फिर से फंक्शन1 कॉल हुआ, मतलब फिर से ये फंक्शन चलेगा, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, कोड। अब ये कोड प्रिंट हुआ, फिर से ये फंक्शन1 कॉल होगा और फिर से हमारा कोड प्रिंट होगा। और ये हमारा ऐसे प्रिंट होते जाएगा, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, बार बार ये कॉल होगा, बार बार ये प्रिंट होगा। तो हमारा एक एरर आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि सिर्फ फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल कराने से नहीं होगा, हम लोग को कुछ ऐसा कंडीशन भी लिखना होगा जिसके कारण वो फंक्शन एक टाइम के बाद रुक सके। सो एक और एग्जांपल देखते हैं। पिछले एग्जांपल में क्या हो रहा था कि हमें स्टैक ओवरफ्लो मिल जा रहा था, एरर मिल जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कभी वो एंड हो ही नहीं रहा था। तो प्रोग्राम एंड होने के लिए हम लोग बेस केस लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि फन नाम का एक फंक्शन है, अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये रिटर्न कर देगा, और अदरवाइज़ प्रिंट करेगा कोड और फन n-1 को कॉल करेगा। और यहाँ पे हमारा fun2, ठीक है, मेन फंक्शन में हम लोग फन में क्या पास होना था, एक इंटीजर पास होना था, तो हम लोग फन में 2 को पास करा रहे हैं। अब जब fun2 पास होगा तो क्या होगा, fun2 पास हुआ तो n की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, n की वैल्यू क्या है, 2। तो कोड जो है हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। तो क्या हो गया, कोड जो है वो प्रिंट हो गया, और फन n-1 दैट इज़ 1 कॉल हुआ। और जब ये fun1 कॉल हुआ तो यहाँ पे फिर से फंक्शन आया और चेक हुआ कि क्या n की वैल्यू 0 है, तो नहीं है। तो क्या हो गया, कोड प्रिंट हो गया और fun0 कॉल हो गया। जैसे ही fun0 कॉल होता है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 होती है, तो ये रिटर्न कर देगा। तो क्या, किसको रिटर्न करेगा, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो ये फंक्शन अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा। यहाँ पे सिंपली रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे सिंपली रिटर्न हो रहा है, तो और फिर ये अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा। और ये लोग के पास अब कोई काम नहीं है, तो ये लोग भी अब टोटली रिटर्न हो जाएंगे और हमारा यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कुछ आउटपुट प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के, तो समझते हैं कैसे रिकर्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है और हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक फंक्शन बना हुआ है फन नाम का, जिसमें इंटीजर पास हो रहा है। जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, और अदरवाइज़ ये प्रिंट ln करेगा n, और फन n-1 को कॉल करेगा और फिर से n को प्रिंट करेगा। और हमारा यहाँ पे एक मेन फंक्शन है जो fun3 को कॉल कर रहा है। तो fun3 कॉल होगा, मतलब यहाँ इंटीजर पे एज 3 पास होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। फन पहले क्या पास हुआ, fun3 पास हुआ। तो यहाँ पे चेक हुआ क्या n का वैल्यू 0 है, नहीं है। तो क्या होगा, प्रिंट ln n, मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा और फन n-1 कॉल होगा, मतलब कि fun2 कॉल होगा। जब fun2 कॉल हुआ तो यहाँ पे फिर से आया, चेक हुआ क्या n का वैल्यू 0 है, नहीं है। तो प्रिंट ln n, ओके, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया और फिर से fun1 कॉल हुआ यहाँ पे। अब ये fun1 यहाँ पे कॉल हुआ तो फिर से चेक हुआ कि क्या ये n की वैल्यू 0 है, नहीं है। तो 1 प्रिंट हो जाएगा
और फन n माइनस वन दैट इज़ फन ज़ीरो कॉल होगा। जैसे ही फन ज़ीरो कॉल होता है, यहाँ पे चेक होगा क्या n का वैल्यू ज़ीरो है, हाँ है, तो ये फन ज़ीरो जो है अपने पेरेंट को कंट्रोल रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब ये पेरेंट क्या चेक करेगा, क्या इसने सारा काम कर लिया है, पहले ये चेक करेगा। तो इसने n को तो प्रिंट किया था, उसके बाद फिर ये फन n माइनस वन कॉल हुआ था, दैट इज़ फन ज़ीरो कॉल हुआ, लेकिन तीसरा लाइन जो है वो बाकी था इसका एग्जीक्यूट होना, तो यहाँ पे फिर से वन प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों वन प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसका ये लाइन एग्जीक्यूशन बाकी था, इसलिए यहाँ पे वन प्रिंट हुआ। अब इसने देखा कि मैंने तो सारा काम कर दिया है, तो अब ये अपना कंट्रोल बैक दे देगा फन टू को। ठीक है, अब ये फन टू चेक करेगा कि क्या मैंने सारा काम कर दिया है, तो इसने देखेगा कि हाँ इसने पहला लाइन एग्जीक्यूट कर दिया, दूसरा कर दिया, पर तीसरा बाकी है, तो यहाँ पे ये फिर से टू को प्रिंट कर देगा। अब देखेगा कि इसने भी अपना सारा काम कर चुका है, तो अब ये फिर से अपने पेरेंट को कंट्रोल बैक रिटर्न कर देगा। अब ये देखेगा कि इसने भी दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया था पर तीसरा नहीं किया था, तो फिर यहाँ पे ये अपना तीसरा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और 3 प्रिंट करा देगा एज अ आउटपुट। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने किया और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप लोग ट्राई करेंगे और इसका आउटपुट निकालना है। ठीक है, अब मैं थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसका हमें आउटपुट निकालना है, ये मैं करती हूँ अभी। सो हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हम लोग इंटीजर पास कर रहे हैं। अब जब n की वैल्यू 1 होगी तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 0, अदरवाइज़ 1 प्लस फन n/2 रिटर्न होगा। इंटरेस्टिंग, सो लेट्स सी, हम लोग फन में 16 पास कराते हैं। ठीक है, सो क्या होगा हमारा फन 16, तो n का वैल्यू 1 तो नहीं है, तो क्या कॉल हो जाएगा, फन n/2, फन n/2 से यहाँ 1 प्लस भी है, सो n/2 इज़ 8 और प्लस 1। ठीक है, ये कॉल होगा। अब फिर से जब यहाँ फंक्शन आता है तो ये चेक करता है क्या n का वैल्यू 1 है, नहीं है, तो क्या कॉल हो जाएगा फिर से, फन 4 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से चेक होगा क्या n का वैल्यू 1 है, सो n का वैल्यू 1 नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा कॉल, फन 2 प्लस 1। एंड यहाँ पे फिर से चेक होगा कि n का वैल्यू 1 है क्या, सो इट इज़ नॉट, सो यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा, फन 1 प्लस 1। तो अब n का वैल्यू क्या हो चुका है, 1, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। ठीक है, यहाँ n का वैल्यू क्या हो चुका है, 1, सो ये रिटर्न कर दिया भाई 0, चलो रिटर्न 0। अब यहाँ पे जब फंक्शन आए, अब जब इसका काम हो गया तो इसमें क्या, रिकर्शन में क्या होता है, सब अपने पेरेंट को अपना कॉल बैक देते हैं, तो यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फन 1 को क्या रिटर्न हुआ, 0 रिटर्न हुआ और प्लस 1, दैट इज़ 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब ये इसको क्या रिटर्न करेगा, फन 1, ये वाला जो पार्ट था ये पूरा 1 रिटर्न करेगा और यहाँ पे प्लस 1, दैट इज़ 2। अब इधर क्या रिटर्न होगा, ये पूरा जो है 2 रिटर्न करेगा और प्लस 1, दैट इज़ 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा जो है इसको 3 रिटर्न करेगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 4, और ये अपने पेरेंट को क्या रिटर्न कर देगा, 4। सो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 4।
ओके, तो एक रिकर्शन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट n to 1, अगर n का वैल्यू 5 है तो हमें प्रिंट करना है 5 4 3 2 1। तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं? सबसे पहले हमें बेस केस के बारे में सोचना है। तो बेस केस क्या होना चाहिए? जब n का वैल्यू 0 हो तो वो फंक्शन रिटर्न कर दे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो, n प्रिंट हो और वो फंक्शन जो है n-1 को कॉल करे, क्योंकि हमें 5 प्रिंट करना है फिर 4 करना है, तो n-1 को वो कॉल करे। तो यहाँ पे वही प्रोग्राम लिखा हुआ है। बेस केस क्या है? जब n का वैल्यू 0 है तो रिटर्न हो जा रहा है, अदरवाइज़ n प्रिंट हो रहा है और n-1 प्रिंट यहाँ पे क्या है? प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट n-1 कॉल हो रहा है। तो इससे हमारा n to 1 प्रिंट हो जाएगा। सो एक मेन फंक्शन है, इसमें हम लोग प्रिंट 5 मतलब फंक्शन में 5 को पास कर रहे हैं। दैट इज़ हमें जो आउटपुट चाहिए वो 5 4 3 2 1 चाहिए। सो इसका ड्राई रन देखते हैं क्या होगा। प्रिंट n, दैट इज़ प्रिंट 5, करेक्ट, ये कॉल होगा। प्रिंट 5 जब हुआ तो n का वैल्यू 0 नहीं है तो 5 जो है वो प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट n-1 दैट इज़ 4 कॉल हो जाएगा। फिर क्या होगा, n का वैल्यू फिर से 0 नहीं है तो हमारा यहाँ 4 प्रिंट होगा और प्रिंट 3 कॉल हो जाएगा। फिर से यहाँ 3 प्रिंट होगा और प्रिंट 2 ठीक है, प्रिंट 2 कॉल हो जाएगा। फिर 2 प्रिंट होगा और प्रिंट 1 कॉल हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1 प्रिंट होगा और प्रिंट 0, ठीक है, प्रिंट 0 कॉल हो जाएगा। जैसे ही n का वैल्यू 0 होगा ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो ये अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। रिटर्न किसको करेगा? अपने पेरेंट को करेगा। इसका पेरेंट देखेगा कि इसने सारे लाइन को एग्जीक्यूट कर चुका है तो हाँ, तो ये अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा। सेम इसने भी सारे लाइन को एग्जीक्यूट कर चुका है तो ये फिर अपने पेरेंट को, सिमिलरली ये इसके पेरेंट को एंड ये इसके पेरेंट को। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा? 5 4 3 2 एंड 1। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। प्रिंट 1 to n यूजिंग रिकर्शन। n की वैल्यू 5 है तो आपको प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5।